Good morning students, this is Neetu ma'am and welcome you all to the digital classroom. I hope you all are enjoying studying on the digital TV, on the digital platform. You all are grasping as much as you can with the help of digital classroom. Now digital classroom has made the way of learning easy. Now as we have started pronouns, हमने कल प्रोनाउन स्टार्ट किए, प्रोनाउन के रूल्स स्टार्ट किए, आपको समझ में आ रहे होंगे रूल्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट टॉपिक. वी हैव डन 4 रूल्स yesterday and I hope you all have studied that 4 rules. And if you have any of the doubt in any of the rule, just feel free to message me. Now today I am going to start with the rule number 5. But just to recall, just to recap the 4 rules which we did yesterday. The 4 rules which we did yesterday says that, one rule says that कि everyone and everybody means singular subject. हिंदी में जिसका मीनिंग है हर एक, हर एक. तो everyone and everybody will take a singular verb with them because they are taken as a singular subject. Okay. One rule says that कि whenever a sentence starts with ONE1 as a pronoun, it will take ONE1 apostrophe S with them in the sentence. That means जो भी sentence ONE1 से start होगा, उस sentence में आगे ONE apostrophe S जरूर होगा. जैसे one must love one's country. Clear? ये कल हमने किया था. Now each, every, anyone, someone, no one. All these are singular subjects. They take singular verb with them. One more rule which we did that is most important और वो भूलना नहीं. Whenever the gender of the crowd is not mentioned to you, you must take it as a male gender pronoun. You must take it as a male gender pronoun. For example, if you get a sentence everyone हर एक. अब everyone में आपको जेंडर नहीं पता कि कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, तो आपको उसको मेल जेंडर ही मानना पड़ेगा. और मेल जेंडर में भी everyone के साथ सिंगुलर प्रोनाउन लेना पड़ेगा बिकॉज आप लोग को पता है everyone मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर प्रोनाउन. तो मेल जेंडर सिंगुलर प्रोनाउन ही, मेल जेंडर सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन हिज. तो ही और हिज ही आएगा male gender pronouns के लिए. Done? Now we will start with rule number 5. So students, now pay attention to a very important rule and mind this. This is a hot favorite for examiners. Every time the question comes on this rule. So pay attention. सबसे पहले एक चीज समझ लो बेटा, जैसे first person सिंगुलर प्रोनाउन, हम बात कर रहे हैं सिंगुलर प्रोनाउन की. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन क्या होगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होगा आई. ठीक है. सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होगा यू और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होगा शी. पहले एक चीज ये समझ लो और इसको याद रखना. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यू एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही और शी. ये चीज याद रखना. 1 2 3. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही या शी, जो भी हो. द रूल इज, अगर ये तीनों एक साथ एक ही सेंटेंस में आते हैं, ये तीनों एक साथ एक ही सेंटेंस में आते हैं, तो ये आई यू ही के सीक्वेंस में नहीं आएंगे. नाउ चेक आउट द रूल. व्हेन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन singular pronouns are used together in a sentence, they are in the sequence of 2 3 1. 2 3 1. तो क्या होगा यहाँ पर अगर मैं लिखूं 2 3 1, you, he and I.
यू, ही, आई. दैट मीन्स 1 2 3 चेंज हो गया 2 3 1 में. अब मैम ये मैथ्स कहाँ पढ़ाने लग गई आप लोग बोलोगे? मैथ्स के लेक्चर में मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के लेक्चर में भी मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो नो नीड टू फियर व्हेन नीतू मैम इज हियर. नाउ अगर ये याद नहीं हो रहा, आपको एक सिंपल सा डायलॉग याद करना है. सिंपल सा डायलॉग क्या याद रखना है? तुम सबसे पहले, मैं सबसे बाद में. तुम सबसे पहले, मैं सबसे बाद में. सी, अगर आपने ये याद कर लिया, देन द होल प्रॉब्लम इज सॉल्व. कभी भी इस टाइप के प्रोनाउंस का कोई भी सेंटेंस आए, रूल क्या लगाना है? तुम सबसे पहले, मैं सबसे बाद में. तो अगर आप लिख रहे हो तुम सबसे पहले, तो यू, क्लियर, तुम सबसे पहले, मैं सबसे बाद में, मैं सबसे बाद में. टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, यू, ही, आई. 3 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से आपने मूवी में तुम सबसे पहले, मैं सबसे बाद में, जो बचा वो बीच में, चाहे वो ही हो या शी हो. इज इट क्लियर? अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू वन थिंग अगेन. अगर आपको ये सेंटेंस मिला है, आई, ही, यू आर गुड फ्रेंड्स. इज दिस सेंटेंस करेक्ट? इज दिस सेंटेंस करेक्ट? आई, ही, यू. अब आप क्या करोगे? रिमेंबर द रूल. नीतू मैम ने क्या रूल दिया था? तुम सबसे पहले, मैं सबसे बाद में. तुम सबसे पहले, मैं सबसे बाद में. बचा कौन है? ये बेचारा ही बचा है, इसको यहां ही डाल दो. आ गया 2 3 1. ये फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा. कोई भी चीज रटनी नहीं है, उसको लॉजिक लगा के रखना है. लॉजिक लगा के या ट्रिक लगा के. ट्रिक लगा के तुम सबसे पहले, मैं सबसे बाद में, एंड ही विल रिमेन देयर. नाउ रीड द रूल. रूल पढ़ो और एग्जाम्पल देखो. नाउ सी, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स. अगेन, तुम सबसे पहले, मैं सबसे बाद में. आगे आपका 2 3 1, 2 3 1. हमेशा यही याद रखना, यू, ही एंड आई. तुम सबसे पहले, मैं सबसे बाद में. अगेन आई एम रिकॉलिंग, इफ सिंगुलर प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस आर यूज्ड टुगेदर in a sentence, they must be in a sequence of 2 3 1. If you have any of the confusion in learning this formula 2 3 1, just remember the line, तुम सबसे पहले, मैं सबसे बाद में. See, तुम सबसे पहले, मैं सबसे बाद में, and you will get the correct sequence. Is it clear? ये बात की हमने सिंगुलर प्रोनाउन की. अब हम करेंगे प्लूरल प्रोनाउन. Now see, अभी तक हमने बात की सिंगुलर प्रोनाउन. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लूरल प्रोनाउन. प्लूरल प्रोनाउन में सी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन वी, सेकेंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे. 1 2 3, 1 2 3. सी, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अब ये 1 2 3 का जो ऑर्डर है, ये हमेशा 1 2 3 ही रहेगा. इसमें कुछ चेंज नहीं करना. इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना. 1 2 3. अब मैम ये बोलोगे आप लोग कि मैम 1 2 3 में कैसे याद रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन कौन सा, सेकेंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन कौन सा? तो नो नीड टू वरी. अगर नहीं याद रह रहा कोई प्रॉब्लम नहीं. अगेन अ ट्रिक. अगर आपको ये याद नहीं है फर्स्ट पर्सन कौन सा होगा, सेकेंड पर्सन कौन सा होगा, जस्ट रिमेंबर हम, तुम और वो. सी, हम, तुम और वो. सबसे पहले हम के लिए वी, उसके बाद यू, उसके बाद दे. दैट मीन्स हम, तुम और वो. हमेशा ऐसे ही आएगा. नाउ रीड द रूल. अगर प्लूरल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, all the 3 person plural pronoun are used together in a sentence, they will be in the order of 1 2 3 only. 1 2 3 रहता है और 1 2 3 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है. अब 1 2 3 याद नहीं रह रहा. 1 2 3 होता क्या है? तो 1 के लिए हम, 2 के लिए तुम,
3 के लिए वो, हम, तुम और वो. See the sentence. See the sentence. We, you and they. See. हम, तुम और वो. We, you and they will go to party. Now remember, अगर singular pronoun हो 2, 3, 1, तुम सबसे पहले, मैं सबसे बाद में. तुम सबसे पहले, मैं सबसे बाद में. जब प्लूरल प्रोनाउन हो, हम, तुम और वो. रिमेंबर, याद रहेंगे ये 2 रूल्स. बेटा ये रूल्स पे सेंटेंस 100% आते हैं. तो जस्ट मेमोराइज द ट्रिक, अप्लाई द ट्रिक. रट के नहीं जाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है. तुम सबसे पहले, मैं सबसे बाद में. हम, तुम और वो. क्लियर? ये 2 रूल्स क्लियर हुए. नाउ वन मोर रूल रिलेटेड टू दिस ओनली. नाउ अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए कि सॉरी बोलना है या पछतावा करना है, रिग्रेट करना है, यू हैव टू अपोलोजाइज, यू हैव टू रिग्रेट. रिग्रेट करना, पछतावा होना. और यू हैव टू कन्फेस. व्हाट डू यू मीन बाय कन्फेस? कन्फेशन करना सुना है. देयर इज अ सेपरेट रूम इन द चर्च विच इज नोन एज कन्फेशन रूम. तो कन्फेशन मतलब क्या? कन्फेस करना मतलब क्या? कन्फेस करना, अपनी गलती कबूल करना, अपनी गलती स्वीकार करना. जस्ट टू एडमिट योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियां मानना. तो व्हेनेवर आप सॉरी बोल रहे हो, आप अपनी गलतियां मान रहे हो या आप पछता रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, अगर ऐसा कोई सीन है, अगर सेंटेंस में ऐसा कोई सीन है, तो चाहे सिंगुलर प्रोनाउन हो चाहे प्लूरल प्रोनाउन हो, सॉरी सबसे पहले मैं. सॉरी कौन बोलेगा सबसे पहले? मैं. चाहे वो सिंगुलर प्रोनाउन चाहे वो प्लूरल प्रोनाउन. मैं सबसे पहले सॉरी बोलूंगी, उसके बाद तुम बोलोगे, बाकी सब उसके बाद बोलोगे. क्लियर? चेक इट आउट. अगर मैं सिंगुलर प्रोनाउन की बात करूं, मैं सबसे पहले, तुम उसके बाद में, बाकी सब उसके बाद. ये बात हुई सिंगुलर प्रोनाउन की. अब अगर प्लूरल की बात होगी तो हम सबसे पहले सॉरी बोलेंगे, तुम उनके बाद सॉरी बोलना, बाकी सब उसके बाद बोलेंगे. क्लियर? सॉरी बोलने में द सीक्वेंस विल बी 1, 2, 3 दोनों के लिए. See, first person singular pronoun, second person singular pronoun, third person singular pronoun. First person plural pronoun, second person, third person. This is first, this is second, this is third. But again, I just don't want to make you confused with 1, 2, 3, 2, 3, 1. No. So, बस 3 चीजें याद रखना. अगर हम सॉरी बोलने की बात कर रहे हैं, चाहे वो सिंगुलर प्रोनाउन हो चाहे वो प्लूरल प्रोनाउन हो, सॉरी कौन बोलेगा सबसे पहले? मैं. सॉरी बोलने में, गलती मानने में, अपोलोजाइज करने में, रिग्रेट करने में, कन्फेशन करने में. अब आप बोलोगे कैसे पता चलेगा कि हम सॉरी बोल रहे हैं? बेटा जब सेंटेंस मिलेगा तो आपको क्लियरली मेंशन होगा कि वो आप सॉरी बोल रहे हो या कुछ रिग्रेट कर रहे हो या मिस्टेक एडमिट कर रहे हो. जब ऐसा कोई सीन है और ये प्रोनाउंस यूज हैं, तो सॉरी बोलने के लिए इनका सीक्वेंस क्या होगा? मैं सबसे पहले, तुम उसके बाद, बाकी सब उसके बाद. क्लियर? और प्लूरल प्रोनाउन है तो भी हम सबसे पहले सॉरी बोलेंगे, तुम उसके बाद सॉरी बोलना, बाकी सब उसके बाद बोलेंगे. क्लियर? अगेन आई एम रिकॉलिंग ऑल द 3 रूल्स. सिंगुलर प्रोनाउन, अगर तीनों सिंगुलर प्रोनाउन एक साथ यूज हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन. क्लियर? तुम सबसे पहले, मैं सबसे बाद में. तुम सबसे पहले, मैं सबसे बाद में. तो यू सबसे पहले आएगा, आई सबसे बाद में आएगा, बीच में ही आएगा. ये नॉर्मल कंडीशंस में. प्लूरल प्रोनाउन नॉर्मल कंडीशंस में हम, तुम और वो. क्लियर? अगर सॉरी बोलना है, नो मैटर सिंगुलर प्रोनाउन, नो मैटर प्लूरल प्रोनाउन, सॉरी बोलना है, मैं सबसे पहले, तुम उसके बाद, बाकी सब उसके बाद. हम सबसे पहले, तुम उसके बाद, बाकी सब उसके बाद. बस यही ट्रिक्स याद रखनी है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ प्रोनाउंस एंड एवरी टाइम सेंटेंस कम्स फ्रॉम दीज 3 रूल्स.
प्रोनाउन के सीक्वेंस पे सेंटेंस स्पॉटिंग द एरर में भी आता है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आता है. तो जस्ट मेमोराइज ऑल द 3 रूल्स रिलेटेड टू द सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस. नाउ सी द एग्जांपल. नाउ ये देखिए, मैं सबसे पहले, तुम उसके बाद, बाकी सब उसके बाद. जस्ट मेमोराइज दीज ट्रिक्स. ओके, नाउ I, you and he'll. See, I, you and he will apologize for the mistake. Apologize करना means sorry बोलना. अब sorry बोलने की बात हो रही है. Just memorize this word also. अगर आपको clear sorry ना लिखा हो तो apologize means sorry बोलना. Clear? तो apologize करना है, sorry बोलना है. तो sorry कौन सबसे पहले बोलेगा? मैं सबसे पहले सॉरी बोलूंगी, सी आई. तुम उसके बाद सॉरी बोलोगे, तुम, एंड बाकी सब उसके बाद बोलेंगे. क्लियर? अब अगर प्लूरल प्रोनाउन है तो वी. हम सबसे पहले सॉरी बोलेंगे, तुम उसके बाद सॉरी बोलोगे और बाकी लोग उसके बाद सॉरी बोलेंगे. नाउ सी दिस कन्फेस. व्हाट डू यू मीन बाय कन्फेस? कन्फेस करना, अपनी मिस्टेक एडमिट करना, अपनी गलती मानना. तो आई होप सीक्वेंस से रिलेटेड सारे रूल्स क्लियर हैं आपको. नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, हम 2 people या 2 things के लिए क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं बोथ. बोथ मतलब दोनों. बोथ मतलब दोनों, दो. बोथ मतलब दोनों. अब दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं. तो जब भी सेंटेंस में बोथ यूज होगा उसके साथ एंड जरूर यूज होगा, ये याद रखना. उसके साथ एंड यूज होगा. अब ये बोथ यूज होगा पॉजिटिव सेंटेंस में. नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट के साथ बोथ यूज नहीं करते हैं. अगर मैं बोलूं both the girls are present. Both the girls are present. Clear. Both Reema and Ravi. Both Reema and Ravi. See. Both Reema and Ravi are present. Both आ गया and आ गया. Clear? ये कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव. बोथ के साथ एंड लगेगा. बोथ 2 चीजों को जोड़ता है, एंड लगा के. क्लियर? अब अगर मैं बोलूं इज दिस सेंटेंस करेक्ट? बोथ रीमा एंड रवि आर नॉट प्रेजेंट. सी, बोथ यूज है, 2 लोग हैं, रीमा एंड रवि, एंड यूज है. हमारा रूल यही कह रहा है 2 लोग हो, बोथ हो और एंड होना चाहिए. 2 लोग हैं, बोथ हैं, एंड है. सही है? नो. जिस भी सेंटेंस में नॉट लग गया बोथ उसके साथ नहीं लगता है. माइंड दिस. बोथ वाला रूल अगर 2 लोग हैं उनके साथ वर्क करेगा, बट एंड के साथ नॉट नहीं. सी द एग्जाम्पल. सी, बोथ वाले सेंटेंस में हमें एंड चाहिए. क्लियर? बट नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट लगा हो, वो सेंटेंस बोथ के साथ नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, चेक आउट द सेंटेंस. बोथ द गर्ल्स आर नॉट वर्किंग. बोथ लगा है हमारा, नॉट लगा है, तो क्या बोथ के साथ नॉट चाहिए? नो. सो दिस इज रॉन्ग. अगर आपको 2 लोगों के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, हम ये चीज कर चुके हैं. नाइदर. नाइदर मतलब ना तो ये ना वो. नाइदर ही नॉर शी. ना तो ये ना वो. तो नाइदर मतलब नेगेटिव, और नाइदर लगता ही 2 के लिए. तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज वर्किंग. नाउ चेक आउट दिस. चेक आउट दिस. नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज वर्किंग मतलब क्या? मतलब नाइदर कितने लोगों के लिए लगता है? 2. नाइदर ऑफ द गर्ल्स. अब ये गर्ल्स टोटल है कितनी? ये गर्ल्स कितनी है टोटल? 2. कैसे पता चल रहा है? नाइदर लगता ही 2 के लिए. क्लियर? अब नाइदर 2 के लिए लगता है, इज वर्किंग मतलब 1. दोनों में से एक भी काम नहीं कर रही. नाइदर ऑफ द गर्ल्स, बेटा ये सेंटेंस एग्जाम में आता ही है.
नाइदर ऑफ द के बाद हमें प्लूरल ही चाहिए, मतलब दोनों में से। अब दोनों में से नाइदर मतलब दोनों में से एक भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं। और अगर होता आइदर ऑफ द तो दोनों में से कोई एक। तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज वर्किंग, दोनों में से एक भी काम नहीं कर रही। ना सी, अगर यहां होता पे अटेंशन, आइदर, आइदर और नाइदर, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, इनके बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, ये याद रखना। सेंटेंस में अगर आ जाए आइदर ऑफ द बॉय इज वर्किंग तो गलत है, आइदर ऑफ द बॉयज चाहिए। अब आइदर ऑफ द बॉयज, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है। आइदर ऑफ द बॉयज, तो आइदर लगेगा ही वहां पे जहां टोटल 2 हैं, और आइदर मतलब कोई एक, नाइदर मतलब कोई एक भी नहीं। क्लियर? तो आइदर ऑफ द बॉयज इज वर्किंग। इज इट क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट, बोथ जैक एंड टॉम, बोथ लगा है, बोथ लगा है, एंड लगा है, टोटल 2 लोग हैं। द सेंटेंस इज करेक्ट। बोथ जैक एंड टॉम आर सिंगर्स। तो कंक्लूड फ्रॉम दिस रूल, अगर 2 लोग हैं तो बोथ यूज होगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो ही बोथ यूज होगा। बोथ के साथ 2 चीजों को जोड़ने के लिए आप एंड लगाएंगे। नेगेटिव चीजों में बोथ नहीं लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस में बोथ का यूज करना एरर है। नेगेटिव सेंटेंस में अगर 2 लोगों की बात है तो आप बोथ ना यूज करते हुए नाइदर यूज करिए। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट रूल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर क्वेश्चन टैग्स? क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं? क्वेश्चन टैग्स आर ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन टैग्स आर मेड with the helping verb of the sentence given. Second rule. Third rule, if the sentence is positive, the question tag will be negative. Fourth rule, question tag will be made with the helping verb plus subject. Clear? Check out the example. आपको ये सेंटेंस मिला है और आपको बोला गया है इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? नाउ ध्यान देना, सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन, तो यहां आ जाएगा कैन। सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। कैन में हम क्या लगा देंगे? नॉट, तो कैन प्लस नॉट हो जाएगा कांट। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट भी यहां जाएगा और ये हो जाएगा दिस। तो दिस इज आवर क्वेश्चन टैग। दिस इज आवर क्वेश्चन टैग। स्टेट बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन टैग्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एनडीए एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या सेंटेंस कंप्लीशन में आपको क्वेश्चन टैग के आंसर आएंगे ही, क्वेश्चन टैग के एग्जाम्पल्स आएंगे ही। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ साथ स्पॉटिंग द एरर्स में भी आते हैं। तो यू मस्ट नो क्वेश्चन टैग्स। आई विल डू अ सेपरेट वीडियो फॉर क्वेश्चन टैग्स फॉर ईच टाइप ऑफ सब्जेक्ट, बट यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन ले लो कि क्वेश्चन टैग्स बनते कैसे हैं। अब यहाँ ही कहां से आया? ही यहां से आया। ओके, अगर इसकी जगह कोई नाउन होता, इसकी जगह नाउन होता तो हम कैसे करते? राहुल कैन डू इट, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इसका क्वेश्चन टैग बनेगा कांट ही। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी आपने ही लिया, तो यहाँ तो ही था, यहाँ पर आपने ही क्यों लिया? बेटा क्वेश्चन टैग में हमेशा और हमेशा प्रोनाउन यूज होंगे। सब्जेक्ट की जगह जो भी नाउन है उसी का ही प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में यूज होगा। दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग दिस रूल कि जब क्वेश्चन टैग्स के एरर आएंगे तो प्रोनाउन कैसे यूज करोगे ये आपको बताना है। अगर क्वेश्चन टैग्स यूज करना है तो एवरी टाइम यू हैव टू यूज प्रोनाउन आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब।
तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन यूज होगा. क्लियर? नाउ चेक आउट द सेंटेंस. नाउ सब्जेक्ट ऑफ अ क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज अ प्रोनाउन. सी, दिस इज ऑलवेज अ प्रोनाउन. जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा उसका सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा प्रोनाउन होगा. नाउ एग्री टू द नंबर, जेंडर एंड पर्सन. नंबर, जेंडर एंड पर्सन नाउन है, मेल जेंडर नाउन है तो मेल जेंडर प्रोनाउन. ये प्रोनाउन है मेल जेंडर प्रोनाउन तो मेल जेंडर प्रोनाउन. जो भी सब्जेक्ट की जगह होगा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट में क्वेश्चन टैग यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, दे वर नॉट स्टडिंग. यहां पर सब्जेक्ट क्या है? दे वर नॉट स्टडिंग. नाउ सी, यहां पे सेंटेंस पॉजिटिव था, हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना. यहां पर सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव. तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव. ये हेल्पिंग वर्ब हमने यहां लिया, वर नॉट का हो गया वर. ये सब्जेक्ट हमने यहां लिया और ये सब्जेक्ट यहां आ गया. क्लियर? वन मोर. शी इज डांसिंग. शी इज डांसिंग. अब ये हेल्पिंग वर्ब हमने यहां लिया, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव. ये शी यहां आ गया. क्लियर? नाउ ही हैज नॉट ईटन टिल नाउ. अब अगर ही हैज नॉट ईटन नाउ, ये हैज यहां आया, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये ही यहां आ गया. तो आई होप क्वेश्चन टैग्स आर क्लियर टू यू. क्वेश्चन टैग समझ में आए? ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रूल. सो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट रूल रिलेटेड टू प्रोनाउन. अब हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन किया है. रिमेंबर रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन में हमने क्या यूज किया था? आई गिव यू द इंट्रोडक्शन व्हाइल डूइंग द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन में क्या वर्ड यूज होते हैं? हु, whom, whose. हु मतलब कौन? इंट्रोगेटिव में. लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन में हु यूज हो रहा है उसका मतलब जो. आई मेट द बॉय हु वॉज स्टैंडिंग देयर. मैं उस लड़के से मिली जो वहां खड़ा था. आई मेट द बॉय हु वॉज स्टैंडिंग देयर. तो यहां हु का मतलब क्या आ रहा है? जो. ओके, नाउ अगर मैं बोलूं आई मेट द बॉय whom was waiting for you, या I met the boy whom you were searching. मैं उस लड़के से मिली जिसको तुम ढूंढ रही थी. I met the boy whom you were searching. तो यहाँ whom का मीनिंग क्या आ रहा है? जिसको. क्लियर? अगर मैं बोलूं whose books are these, that means ये किसकी बुक्स हैं. ओके, तो ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है. ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है. आई मेट द बॉय हुज अंकल इज डेड. मैं उस लड़के से मिली जिसके अंकल की डेथ हो चुकी है. तो हुज यहां क्या मतलब? जिसके. तो हु, हुम और हुज जब रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं इनका मतलब बदल जाता है. क्लियर? अब सी द रूल. वी जनरली यूज whom, who and whose for persons. who, whom और whose persons के लिए यूज होते हैं. Now, which किसके लिए यूज होता है? things के लिए. which किसके लिए? things के लिए. I got the book which you were searching. I got the book which you were searching. मुझे वो बुक मिल गई है जो तुम ढूंढ रही थी. अब हिंदी में चाहे वो पर्सन के लिए यूज हो रहा हो, चाहे वो थिंग के लिए यूज हो रहा हो, हिंदी में उसका मीनिंग आएगा जो. ठीक है? आई मेट द बॉय हु वॉज स्टैंडिंग देयर. मैं उस लड़के से मिली जो वहां खड़ा था. हु किसके लिए यूज हुआ? लड़के के लिए. आई गॉट द बुक विच यू वर सर्चिंग. अब विच किसके लिए यूज हुआ? बुक के लिए. तो वही थिंग. Who, whom and whose are used for persons. Which is used for things. यहां तक बेसिक क्लियर है? Now check out. That जैसा कि मैंने आपको बताया था, that persons के लिए भी यूज होता है और things के लिए भी. That persons के लिए भी, things के लिए. I met the boy that was standing there. I got the book that you were searching. तो that दोनों
के लिए यूज होता है। अब कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है, जब हमें पता है which सिर्फ और सिर्फ थिंग्स के लिए यूज होता है, which सिर्फ और सिर्फ थिंग्स के लिए यूज होगा, पर अगर हमें चॉइस करनी है दो चीजों में या दो से ज्यादा चीजों में, चाहे वो लोग हो, चाहे वो चीजें हो, चाहे वो ग्रुप हो, if we have to make a choice between two persons, between two groups, between two things, we have to use which। चाहे वो लोग हो, चाहे वो चीजें हो, हम which यूज करेंगे। अगर चॉइस नहीं है, लोग हैं तो who, whom and whose, चीजें हैं तो which, नहीं तो that। पर अगर चॉइस करना है दोनों में से कोई एक या दो से ज्यादा में से कोई एक, तो हम लोगों के लिए या चीजों के लिए यूज करेंगे which। चेक आउट दिस, ऑफ द टू, बात कितने की हो रही है, दो की। दोनों टीमों में से, अब टीम क्या है, टीम क्या है, ग्रुप्स, कलेक्टिव नाउन। ऑफ द टू टीम्स विच इज योर फेवरेट या विच इज द बेस्ट टीम। दैट मीन्स आप ये नहीं बोल सकते ऑफ द टू टीम्स हु इज योर बेस्ट टीम, नो। आप ये नहीं बोल सकते ऑफ द टू टीम्स whom is your best team, wrong। तो जब आपको चॉइस करना है, चाहे वो लोगों में से, चाहे वो ग्रुप हो, आप सिर्फ और सिर्फ which यूज करेंगे। वन मोर एग्जाम्पल, which is your best dress in your shop। मतलब इस पूरी दुकान में आपकी सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी है। Which book you like the most, कौन सी किताब तुम्हें अच्छी लग रही है। तो that means if you have to make the choice, you must use which as a pronoun। I hope this rule is clear to you। Now see, reflexive pronoun, याद है reflexive pronoun? reflexive pronoun होते कौन से हैं? I के लिए myself, you के लिए yourself, he के लिए himself, she के लिए herself और they के लिए themselves। Now it न्यूटर जेंडर के लिए itself। पे अटेंशन, ये सारे नाउन्स ये सब्जेक्टिव नाउन है, तो ये हमेशा बिगिनिंग में लगेंगे। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नाउ पे अटेंशन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा और हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा और हमेशा सेंटेंस के एंडिंग में लगेंगे। बिगिनिंग में क्या लगता है, बिगिनिंग में ये लगेंगे। एंडिंग में क्या लगेंगे, ये। अब ये एंडिंग में लगेंगे तब जब इसका पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस के बिगिनिंग में है। दैट मीन्स when there is only one subject in the sentence and the subject is the receiver of the action। When the subject is the receiver of the action, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर ये वाले प्रोनाउन लगेंगे। दैट मीन्स अगर सेंटेंस I से स्टार्ट हो रहा है और वो I खुद ही अपने लिए काम कर रहा है, तो माई सेल्फ। you से स्टार्ट हो रहा है, you जो काम कर रहा है वो अपने लिए ही कर रहा है, तो एंडिंग में योर सेल्फ। he से स्टार्ट हो रहा है, he जो काम कर रहा है वो काम खुद के लिए ही कर रहा है, तो himself। तो whenever the subject is doing the action, उस एक्शन का असर उस खुद पे ही कर रहा है, तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होंगे। चेक इट आउट। सी, she cannot teach herself। सेंटेंस she से स्टार्ट हो रहा है, she। मैंने आपको बताया जब सेंटेंस she से स्टार्ट हो रहा है या सेंटेंस इनमें से किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और वो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो खुद के लिए ही कर रहा है, तभी एंडिंग में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होंगे। सी, दिस इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। The reflexive pronoun use
जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। नेक्स्ट, दे एंजॉयड देमसेल्फ। अब ये दे सब्जेक्ट है, एंजॉय कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? खुद ही एंजॉय कर रहे हैं। दे एंजॉयड देमसेल्फ, तो दे का सी, दे का देमसेल्व्स, दे का देमसेल्फ। अब यू स्टडी योरसेल्फ, यू योरसेल्फ, तुम खुद ही पढ़ाई कर लो, तुम खुद ही पढ़ाई कर लो, तो यू का योरसेल्फ। अगर मैं बोलूं आई वेंट देयर माई सेल्फ, सब्जेक्ट क्या है? आई। मैं कैसे गई वहां पर? मैं खुद ही गई वहां पर। तो दैट मीन्स जब भी सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उस काम का, उस एक्शन का असर उसके खुद पर पड़ रहा है, देन reflexive pronouns are used. So I hope you all have understood the rules we have done today. Now again we'll do some of the exercise based on errors of pronoun tomorrow. But till आप जितने भी हमने rules किए हैं बेटा, इन rules को देखो. Just note down all the rules with all the examples in your register. Just note down the examples which I am giving you verbally. वर्बली मीन्स अगर मैं बोल के भी आपको कुछ रूल्स या एग्जाम्पल्स बता रही हूं, जस्ट नोट इट डाउन, जस्ट सी द वीडियो, लिसन टू द वीडियो, लिसन टू द एग्जाम्पल्स आई एम यूजिंग व्हाइल एक्सप्लेनिंग द रूल एंड नोट डाउन दोज एग्जाम्पल्स ऑल्सो, सो दैट आपको समझ में आए। एंड स्टिल आप सारे नोट्स नोट डाउन करो, एंड इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट इन एनी ऑफ द रूल, जस्ट फील फ्री टू मैसेज मी। So students, as we have started the vocab segment, vocabulary segment, we have done 9 words yesterday with their synonyms, with their meanings. हमने vocabulary के लिए एक जो segment start किया है जिसमें आप लोग synonyms का topic cover कर रहे हो. In that we did 9 words yesterday. Today we'll continue with the synonyms. After that we'll do antonyms. We'll do mixed thing. 2 days synonyms, 2 days antonyms, so that आपको दोनों segments का experience होगा. And mind this, synonyms and antonyms, इनके वीडियो से you will be having your updated vocabulary. Your vocab will be updated, your vocabulary will be developed. बस इन वर्ड्स को सिर्फ नोट डाउन नहीं करना है, you have to understand the words. You have to use those words in your day-to-day language. You have to make sentences on those words of your own. So just note down all the words which I am telling you, which we are doing in the synonym section, and just make sentences on the synonyms and antonyms words. Now we'll start from the word number 10. So students, let's start with the synonyms. Now, the next word for synonym is drag. Now what do you mean by drag? Drag him here, drag the cursor. Drag सुना है आपने, गेम्स में सुना है drag. Drag करना, लैपटॉप पे कर्सर ड्रैग करना. What do you mean by drag? Drag करना. Let's check out the options. Sleepy. Now what do you mean by sleepy? जो आप लोग आजकल हो रहे हो, sleepy means सो रहे हैं. Just feeling sleepy, नींद आ रही है. तो drag करना sleepy? No. Crush. Crush करना, when you crush something. क्रश करना, एकदम उसको तोड़ देना, क्रश कर देना, चकनाचूर कर देना. नाउ प्राउड, प्राउड गर्व होना, अपने आप पे अभिमान होना. एंड द लास्ट ऑप्शन इज पुल. नाउ यू आर माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यू नो ड्रैग मतलब खींचना, तो पुल मतलब खींचना. तो विच इज द बेस्ट ऑप्शन? पुल. तो ड्रैग इज पुलिंग. ड्रैग करना, किसी को खींच के लेकर आना. ओके, नाउ नेक्स्ट जोवियल. This word is important. Just pay attention. Jovial. लेकिन पहले हम उसके ऑप्शंस देखते हैं. Incredulous. Incredulous से अगर आपको incredible. Incredible कहाँ सुना है? Remember Amir Khan's advertisement Incredible India. Amitabh Bachchan saying just promoting Gujarat. इनक्रेडिबल इंडिया. इनक्रेडिबल इंडिया मतलब क्या? इनक्रेडिबल अविश्वसनीय. इनक्रेडिबल जिसपे आप बिलीव नहीं कर सकते, अनबिलीवेबल, जिसपे आपको विश्वास ही नहीं हो रहा. ना आपको विश्वास हो रहा है? फ्रॉम लास्ट 3 months यू आर जस्ट
sitting at home and doing nothing, but now you are studying. तो इनक्रेडिबल मतलब जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, अनबिलीवेबल. इनक्रेडिबल से मिलता जुलता वर्ड है इनक्रेडिलस, इसका मतलब भी अनबिलीवेबल. क्लियर? मेरी, मेरी क्रिसमस हम बोलते हैं, मेरी क्रिसमस. मेरी मीन्स, अगर हम बोल रहे हैं मेरी क्रिसमस, यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग. मेरी क्रिसमस मीन्स हैप्पी. मेरी मीन्स हैप्पी. मेरी मीन्स हैप्पी. नाउ रिवोल्टिंग, आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा है 10th में. रिवोल्ट करना, आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना, किसी भी रूल के खिलाफ आवाज उठाना. तो रिवोल्टिंग, ये रिवॉल्विंग नहीं है, रिवोल्ट है. सी, रिवोल्ट. तो रिवोल्टिंग मीन्स जस्ट प्रोटेस्टिंग, आंदोलन करना. नॉट डिजी. डिजी मीन्स अनक्लियर. डिजीनेस होना, आई एम फीलिंग डिजीनेस, चक्कर आना. तो डिजी मीन्स समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, अनक्लियर, धुंधला धुंधला सा. तो डिजी मीन्स धुंधला सा, फॉगी, अनक्लियर, कुछ धुंधला सा है. नाउ जोवियल का मीनिंग क्या जाएगा इसके साथ? जोवियल का मीनिंग है मेरी, मीन्स हैप्पी. ही इज ऑफ जोवियल नेचर, दैट मीन्स ही इज ऑफ हैप्पी नेचर. जोवियल मीन्स खुश रहने वाला, एंजॉय करने वाला, बहुत अच्छे मूड में रहने वाला. तो आंसर इज मेरी. नाउ द नेक्स्ट, इनडिफरेंट. इनडिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अलग, डिफरेंट मीन्स अलग. इनडिफरेंट सबसे अलग, नो. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट द ऑप्शंस. अब इनडिफरेंट मतलब जिसको किसी भी चीज से, किसी भी कंडीशन से, किसी भी इंसान से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता. दैट मीन्स अगर कोई उसके पास अच्छा इंसान बैठा हो या बुरा इंसान बैठा हो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. अगर कंडीशंस अच्छी हो, बुरी हो, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ समवन इज प्रेजिंग, अगर उसकी कोई तारीफ कर रहा है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. कोई उसको उसकी बुराई कर रहा है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो ऐसा इंसान जिस पर किसी भी कंडीशन का, किसी भी एक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए हम यूज करते हैं इनडिफरेंट. दैट मीन्स वो इनडिफरेंट है किसी भी कंडीशन से, उसको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं. सी, अब मीनिंग, न्यूट्रल मीन्स, न्यूट्रल मीन्स ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल. क्लियर? नाउ अनकाइंड, काइंड मतलब दयालु, अनकाइंड जो दयालु नहीं है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, प्रेशियस. प्रेशियस मतलब कीमती, अनमोल. मीन मतलब मतलबी, मीन मतलब सेल्फिश. नाउ टेल मी द मीनिंग ऑफ इनडिफरेंट. इनडिफरेंट मतलब जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. दैट मीन्स कोई उसकी तारीफ कर रहा है तो वो खुश नहीं हो रहा, कोई उसकी बुराई कर रहा है तो वो दुखी नहीं हो रहा. नॉन न्यूट्रल कैसा है? ना वो प्लस है ना वो माइनस है. दैट मीन्स कोई उसकी तारीफ कर रहा है तो भी वो न्यूट्रल है, कोई उसकी बुराई कर रहा है तो भी न्यूट्रल है. अगर कोई केमिकल है जिसमें कुछ भी डाल दो और उसमें कोई असर ही नहीं हो रहा तो वो न्यूट्रल है. तो न्यूट्रल मीन्स इनडिफरेंट. दैट मीन्स किसी चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं होना, किसी चीज का कोई इफेक्ट ही नहीं होना. एंड यू ऑल मस्ट बी लाइक दिस. यू मस्ट बी इनडिफरेंट टू द नेगेटिव थिंग्स. कुछ भी अगर नेगेटिव आ रहा है आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है. और अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. तो यू मस्ट बी इनडिफरेंट, यू मस्ट बी न्यूट्रल, यू मस्ट बी बैलेंस. दैट इज द थिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट. Let's check out the answer. Now D, to drag means to pull. C, to drag means to pull, खींचना किसी चीज को. Now next, jovial means good humored. Good humored means बहुत मजाकिया, बहुत खुश रहने वाला, just enjoy करने वाला. That means jovial. Now to be indifferent means to be neutral, to be impartial. वो impartial है, वो किसी के अच्छे में उसका अच्छा नहीं की तारीफ कर रहा है, वो इम्पार्शियल है, उसका किसी भी चीज का कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं हो रहा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट, सिमुलेट करना. व्हाट डू यू मीन बाय सिमुलेट? सिमुलेट करने के लिए नाउ चेक आउट दिस, एक्साइट.
एक्साइट करना, एक्साइट करना, किसी को एनर्जेटिक फील देना, एनर्जी फील करना, उसका एनर्जी का लेवल बढ़ा देना। ना इमिटेट करना, यू नो इमिटेट का मीनिंग, इमिटेट करना, इमिटेटिंग, कॉपी करना, नकल उतारना। इमिटेट मीन्स किसी को कॉपी करना, मिमिक्री करना, नकल उतारना। ट्रिक, ट्रिक आपको पता है, शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ जुगाड़ लगाना, कुछ ट्रिक लगाना, दैट इज ट्रिक। नाउ एप लाइक, यू नो द मीनिंग ऑफ एप। एप लाइक मंकीज, हमारे पूर्वज एप्स, तो एप लाइक मंकीज के जैसे। नाउ सिमुलेट करना, एक्साइट करना, दैट मीन्स एनर्जी को बढ़ाना, उसकी एनर्जी के लेवल को बढ़ाना। सिमुलेटिंग मीन्स एनर्जी बढ़ रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज करिश्मा। करिश्मा, करिश्मा कपूर नहीं, कैरिज्मा। डू यू नो द बाइक ब्रांड करिश्मा? नाउ व्हाई दैट नेम इज यूज्ड फॉर दैट ब्रांड करिश्मा? ताकि one who is driving the bike, he must have a total different personality, अलग ही charm, एक अलग ही impression, एक अलग ही impact while driving that charisma bike. तो जब भी कोई ब्रांड, जब भी कोई वर्ड, जब भी कोई नाम किसी भी प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है बेटा, उसके पीछे एक रीजन होता है। वो रीजन ताकि वो वर्ड उस प्रोडक्ट को जस्टिफाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फोर व्हीलर, अब उसका नाम फॉर्च्यूनर क्यों रखा गया? दैट मीन्स फॉर्च्यून मीन्स अच्छी किस्मत। तो जिसकी किस्मत अच्छी है, जिसका गुड लक है, दैट पर्सन ओनली कैन अफोर्ड दैट व्हीकल, तभी वो इतनी महंगी गाड़ी खरीद सकता है। तो वैसे ही करिश्मा नाम बाइक को क्यों दी गया? ताकि अगर जो उस बाइक को ड्राइव कर रहा है उसकी अलग ही शान है, उसका अलग ही चार्म है, उसकी अलग ही पहचान है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत इंप्रेसिव। नाउ आई थिंक यू गॉट द हिंट। ना करिश्मा, क्या घोस्ट उसका मीनिंग होगा? जो करिश्मा दिखा रहा है वो भूत है? नो। फोर्स मीन्स ताकत, पावर, स्ट्रेंथ। नो। नाउ नेक्स्ट चार्म। चार्म मीन्स आपका इंप्रेशन, आपका अट्रैक्टिव होना, दैट मीन्स योर चार्म। वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, he is a very charming personality, that means he is a very attractive personality। किसी को भी मोहित करने वाला, किसी को भी अट्रैक्ट करने वाला। Now courage, हिम्मत। Now I think you have got the meaning। Charisma means charm, means attract करना, means impress करना। Now the next, apportion। apportion के लिए पहले हम मीनिंग देखते हैं डिवाइड। डिवाइड करना, बांट देना। Now decide, आप डिसीजन ले रहे हो, आप कोई चीज डिसाइड कर रहे हो, एक डिसीजन पे आ रहे हो। कट मीन्स टू कट, काट देना। ना स्क्वेबल, स्क्वेबल मीन्स आप किसी चीज से घबरा रहे हो, आप किसी चीज को मान नहीं रहे हो। नाउ अपॉर्शन का मीनिंग है, याद रखना, डिवाइड एंड शेयर। डिवाइड कर दो और उसके हिस्से कर दो। Okay, so I hope these words are clear to you. Let's check out. See, to simulate means to assume outward appearance or to imitate. Now next, charisma means magnetic charm, attract karna, and to apportion is to divide and share. Now we have done 6 words today. Just note down all these words with their answers and make sentences on these words. Till then, do your homework and stay tuned. Thank you.